नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, जहां हम बात करेंगे आज बारिश की, क्योंकि बारिश ने बुआई घटाई है, कीमतें ऊपर हैं और इसका क्या असर आने वाले दिनों में होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बारिश जहां देश के कुछ राज्यों में प्रलय ला रही है, वहीं देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां मानो सूखा पड़ गया है, क्योंकि इन राज्यों में 20 से 80% तक बारिश की कमी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर खरीफ की बुआई पर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने हैं कि कहीं भारी बारिश है तो कहीं लोग अब भी आसमान से बूंदे बरसने का इंतजार कर रहे हैं, और इसका खेती पर क्या और कितना असर पड़ रहा है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती, एंजल वन के एवीपी प्रथमेश वालिया हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। लेकिन डिस्कशन के लिए हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन है और साथ ही स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा है। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो बारिश के हालातों पर चर्चा करते हैं और उसके बाद खरीफ की बुआई पर भी बातचीत करेंगे। तो शर्मा जी, अगर हम पूरी मॉनसून की चाल को देखें तो शुरुआत में डिले और उसके बाद तेजी से एंटायर कंट्री को साउथवेस्ट मॉनसून ने कवर किया, लेकिन अभी भी 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर डेफिशिएंट रेनफॉल है। तो पहले तो यहां से मॉनसून की स्थिति को समझना चाहेंगे, क्योंकि एक चीज तो बार बार आईएमडी ने भी कही है, स्काईमेट ने भी कही है कि जुलाई मॉनसून के हिसाब से सही रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि जिन 16 राज्यों में अभी भी बारिश ठीक से नहीं हुई है, वहां ट्रेंड कैसा रह सकता है, कैसा कवरेज रहेगा यहां से आगे रेनफॉल का? दीपाली, मॉनसून की रिकवरी तो अच्छी हुई है, क्योंकि जून में जैसे हम देख रहे थे कि पहले तो लगभग 40-50% तक की कमी थी, फिर खत्म होते होते जून खत्म होते होते 10%, कोई 10% कोई बहुत अलार्मिंग नहीं होता है, क्योंकि जून का महीना ओपनिंग मंथ है मॉनसून का। तो पर जुलाई में जैसे हमने देखा अच्छी बरसात हुई है काफी सारे क्षेत्रों में। आपका कहना ठीक है, कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो वर्षा पर निर्भर हैं और उन क्षेत्रों में कमी है। कमी जैसे आपने बताया 30-35-40% तक की कमी है, और देश के विशेषकर जो मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग हैं उनमें कमी है। महाराष्ट्र में पहले तो बहुत ही कमी थी, लेकिन कुछ रिकवरी जरूर हुई है, इंक्लूडिंग वो पॉकेट जो कि परपिचुअली जो ड्राउट प्रोन रहती हैं, उनमें भी थोड़ी रिकवरी हुई है। लेकिन अभी भी तीनों क्षेत्र जो है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, इनमें थोड़ी अभी भी डेफिसिट है, मॉनसून डेफिसिट है। उसके साथ साथ जो कर्नाटक के पूरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के भी, विशेषकर तेलंगाना के दक्षिणी भाग और केरल जैसे क्षेत्रों में मॉनसून में अभी भी डेफिसिट है, जिसमें 25-30-35% का डेफिसिट है। इसके साथ साथ जो पूर्वी भाग है, जिसमें विशेषकर बिहार, बंगाल, झारखंड और कुछ हद तक थोड़े पार्ट्स उड़ीसा के, इनमें थोड़ी कमी है। ज्यादा बारिश जो हुई है पहले वो साइक्लोन के कारण और अभी एक्टिव मानसून के कारण देश के उत्तरी भागों में, पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, जिसमें मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत, गुजरात समेत अच्छी वर्षा हुई है, और काफी जरूरत से मेरे ख्याल में ज्यादा वर्षा हुई है। कुल मिलाकर मानसून की स्थिति अभी तो ठीक है, और जो डेफिसिट था वो कवर हो गया हुआ है। अभी तो ब्रेक इवन होने के बाद अभी तो 2% प्लस में ही चल रहा है मानसून का। और अभी आने वाले दिनों में हालांकि वर्षा में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी वर्षा होती रहेगी, पर वो होगी बेसिकली जो इंडो गंजेटिक प्लेन है, जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में भी कमी जरूर आएगी, पर लेकिन अगले 2 दिन तो बारिश रहेगी। देश के दक्षिणी भागों में जहां पहले से कमी है, उसमें अभी कोई ऐसे विशेष आसार नहीं दिख पा रहे कि जिसमें की कमी की भरपाई हो जाए। वहां कोई ऐसा, जो भी मानसून सिस्टम इस बार बन रहे हैं, हालांकि एक और मानसून सिस्टम बनेगा 16-17 के आसपास, वो सारे के सारे मानसून ट्रफ के साथ साथ जो गांगीय क्षेत्र है, जिसको इंडो गंजेटिक प्लेन बोलते हैं, उसके तरफ चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश के और इन क्षेत्रों में, तो दक्षिणी भागों में कुछ ऐसी सर्ज आती दिखाई नहीं दे रही, और इसकी अभी आने वाले दिनों में भी कोई ऐसे लगभग 1 हफ्ता 10 दिन भर तो ऐसे कोई साथ दिखाई नहीं दे रही। जी सिराज जी, फिलहाल अभी तो अब तक की स्थिति क्या रही है और यहाँ से ट्रेंड कैसा रह सकता है, वो शर्मा जी ने बताया। इनफैक्ट शर्मा जी से मैं जो की खरीफ ग्रोइंग स्टेट्स है स्पेसिफिकली उन पर भी कमेंट लूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ फिलहाल की स्थिति देखते हुए कितनी चिंता आपको लग रही है, क्योंकि खरीफ सोइंग तो इम्पैक्ट हुई है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भले ही मॉनसून में रिकवरी आएगी तो वो गैप फिल हो जाएगा, लेकिन गैप अभी भी है सोइंग को लेकर। जून जुलाई इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों ही मंथ सोइंग के हिसाब से, तो फिलहाल आपको कैसे दिख रही है ओवरऑल सोइंग के हिसाब से सिचुएशन?
देखिए, ओवरऑल सिचुएशन मैं कहूंगा कि बहुत असंतोषजनक है, और उसका कारण यह है कि एवरेजेस में काफी बुराइयां छुपती जा रही हैं। एवरेज हमें दिखा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एवरेज के हिसाब से हम ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इतनी ज्यादा बारिश पिछले 5 दिन में हुई है कि जिन किसानों ने अपनी फसल बोई भी थी, मुझे तो लग रहा है कि धान की फसल को भी कहीं नुकसान ना हो गया। हालांकि अभी पंजाब के जिलों से रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, हरियाणा के कुछ जिले ऐसी खबरें अखबारों में छपी हैं कि जिन किसानों ने फसल बो ली थी वो भी डैमेज हो गई होगी। तो ये एवरेजेस काफी चीजों को छुपा रहे हैं। साउथ इंडिया में जो रेनफेड एरियाज हैं, जहां पर पल्सेस ग्रो की जाती हैं खास तौर से, वहां पर सिचुएशन काफी खराब लग रही है। और पिछले साल भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ने की फसल पे बुरा असर पड़ा था क्योंकि बारिश कम हुई थी। तो उन इलाकों में भी बारिश की कमी है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अभी तक जो मॉनसून का बिहेवियर है वो हमें कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा। इनफैक्ट अगर हम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर इन राज्यों की बात करें जो कि की प्रोड्यूसर है खरीफ सोइंग के हिसाब से, तो यहाँ पर अभी भी सोइंग डिले चल रही है। जो रीसेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ही डेटा शो केस किया था, उसमें महाराष्ट्र में बाय 10% पीछे हैं, कर्नाटका में 12% आसपास सोइंग अभी भी है। तो सिराज जी, आपको लगता है ये गैप ठीक है, जो सोइंग हुई भी है उसको लेकर भी चिंता फिलहाल बनी हुई है क्योंकि बारिश की चाल ऐसी रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये गैप फिल कर पाएंगे? देखिए, साउथ की जिन स्टेट्स में और जिन रीजन्स में बारिश कम हुई है, अगर वहां अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में बारिश मेकअप हो जाती है तो मुझे लगता है कि फसल की प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वहाँ रिजर्वॉयर्स वगैरह में क्या स्थिति अब फिलहाल है। हालांकि नॉर्थ वेस्ट के जो रिजर्वॉयर्स हैं वो तो काफी भर गए होंगे, बल्कि उसमें एक्सेस पानी है। तो ये बहुत कुछ इस पे मुनहसिर है कि अगले जो 20 दिन है जुलाई के, उनमें क्या होता है। अगर बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होता है तो मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी, क्योंकि जहां पर फसलों को नुकसान हुआ है वहां अभी दोबारा फसल बोए जाने का स्कोप बाकी है। ओके ओके, अच्छा शर्मा जी, एक चीज और बताइए, जीपी शर्मा जी आपसे पूछ रहे हैं, ओवरऑल जुलाई को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आईएमडी ने तो कहा है कि जो बारिश रहेगी जुलाई में वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के 100% के आसपास रह सकती है, लेकिन मैं प्रिसाइसली पूछ रही हूँ महाराष्ट्र, विदर्भ या फिर मराठवाड़ा रीजन को लेकर कैसी रह सकते हैं जुलाई में स्प्रेड्स? जुलाई में देखिए, जो अभी बरसात हुई है, जैसे कि इसका जिक्र भी हो रहा था कि उन क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा वर्षा होगी। जिसमें कमी है उस पर करना कर रहा हूँ। अगला जो स्पेल आएगा, जैसे मैंने कहा कि देखिए आज से लेके अगले 3-4 दिन 14, 15, 16 तारीख तक वर्षा में कमी आएगी। काफी सारे क्षेत्रों में वर्षा सीमित रहेगी। केवल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जो है उसमें, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और साथ में नॉर्थ ईस्ट राजस्थान जो है, इन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होगी। उसके साथ साथ कुछ छिटपुट वर्षा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। लेकिन कुल मिला के जैसे आज के दिन में ही जो वर्षा आई है, पिछले दिनों में एवरेज लगभग जितना 8-9 मिलीमीटर और वर्षा हुई है 13, 14, 15 मिलीमीटर। आज के दिन की जो वर्षा है उसमें 11 मिलीमीटर वर्षा है और नॉर्मल है 9 मिलीमीटर। तो अगले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा, नॉर्मल के आसपास। हो सकता है नॉर्मल से थोड़ी कम भी वर्षा हो, लेकिन जब ये रिवाइव हो भी जाएगा, जब 16 तारीख के आसपास अनुमान है कि एक सिस्टम और भी बनेगा, वो भी उन्हीं क्षेत्रों में वर्षा देगा जहां पहले वर्षा हो चुकी है। उसके कारण हालांकि पश्चिमी तट जो है, वेस्ट कोस्ट जिसको कहते हैं, कोंकण समेत कोस्टल कर्नाटक, इन क्षेत्रों में एक बार फिर से वर्षा होगी। लेकिन इन क्षेत्रों में वर्षा इतनी होती है कि उसमें कोई 5, 10, 15% कमी आ भी जाए तो उसका विशेष असर देखने को नहीं मिलता। चिंता बनी हुई है अभी भी देश के दक्षिणी भागों के लिए, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कुछ भाग, विशेषकर जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के भाग, और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश समेत रायलसीमा, कर्नाटक का पूरा हिस्सा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटका, इनमें मुझे अभी भी कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे कि जो भरपाई हो पाए। अगले वाले सिस्टम के कारण भी देश के मध्यवर्ती और उत्तरी भागों में ही वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में अभी वर्षा संभावित नहीं है। और अगर ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ता 10 दिन यहाँ पे बरसात नहीं होगी तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। तो फिर तो हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं, अगले हफ्ता 10 दिन में बारिश नहीं होने वाली इन क्षेत्रों में। जी, तो बारिश को लेकर तो सिराज जी, आपने सुना शर्मा जी को,
इस साउथ इंडिया को लेकर तो चिंता अभी भी बनी हुई है। अब मैं किसानों के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ, फिर समझना चाहती हूँ सोइंग के लिए भी कितना टाइम है फार्मर्स के पास, कब तक सोइंग होती है, या कोई स्पेसिफिक कमोडिटी जिसको लेकर चिंता है, क्योंकि इम्पैक्ट तो सब हो रहा है, फिर चाहे वो कॉटन हो या सोयाबीन हो, राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, क्या व्यू है आपका? तो जाहिर है फिर किसान धान नहीं बोएंगे, क्योंकि धान की फसल बहुत कम बारिश में नहीं उगाई जा सकती है। फिर वो किसान किसी और तरफ जाएंगे, वो मिलेट्स की तरफ जा सकते हैं, वो अरहर की तरफ जा सकते हैं, मूंग की फसल की तरफ जा सकते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, फिर वो चारे उगाने की तरफ जा सकते हैं। तो ये अगर राज्य सरकारों ने उसका इंतजाम किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि किया होगा, क्योंकि इसके आसार तो शुरू से दिख रहे थे एल नीनो के। तो जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हुई है, वहां पर अगर उन्होंने इंतजाम किया है तो किसान दूसरी फसल बोएंगे। मगर ज्यादा जो कंसर्न की बात है वो ये है कि जो हमारे इरिगेटेड एरियाज हैं नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि फसल डैमेज हुई है, उससे किसानों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनका बिल्कुल। इनफैक्ट राज्य में इसी पॉइंट पे आ भी रही थी जो आपने शुरुआत में भी रेस किया और अभी भी रेस किया। एक तरफ तो क्रॉप सोइंग डिले हुई है सेंट्रल इंडिया में भी, लेकिन जिस तरीके की बारिश के हालात नॉर्दर्न रीजन में बने हुए हैं, सेंट्रल रीजन में बने हुए हैं, सबसे ज्यादा चिंता कल्टीवेशन को लेकर है, जुताई को लेकर है, स्पेशली ऑयल सीड्स की, पल्सेस की या फिर वेजिटेबल्स की। तो ये कंसर्न्स हैं। अगर मैं प्रिसाइसली कुछ कमोडिटीज की बात करूं या फिर कुछ फूड ग्रेन्स की बात करूं, तो पल्सेस हैं या ऑयल सीड्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, यहाँ हमने प्राइसेस स्पेशली काफी सर्ज होते हुए देखे हैं। तो आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट अभी बना रहेगा, क्योंकि अभी तो कुछ स्थिति क्लियर तो नहीं है सोइंग को लेकर या कल्टीवेशन को लेकर, तो क्या ये प्राइसेस हायर साइड पर ही रहेंगे फिलहाल? देखिए, ऐसा लगता है कि जो सब्जियों के दाम हैं वो तो हायर प्राइस पे रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट हो जाता है, कई जगह ब्रिजेस टूट जाते हैं, कई जगह सड़कें टूट जाती हैं, वगैरह वगैरह। और हम ये भी देख रहे हैं कि राइस में भी और इवन गेहूं में इन्फ्लेशन इस वक्त हो रहा है, जबकि ये इन्फ्लेशन होने का कोई समय नहीं है। खासतौर से गेहूं में तो इन्फ्लेशन इस समय होना ही नहीं चाहिए था, और इसीलिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम में गेहूं बेच रही है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे अक्टूबर नवंबर की तरफ, तो गेहूं पर जो 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है, शायद सरकार उसको घटा देगी, जिससे कि साउथ इंडिया के पोर्ट्स पर, कर्नाटक के अलावा, कर्नाटक के पोर्ट्स पे इंपोर्ट नहीं होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के पोर्ट पे, महाराष्ट्र के पोर्ट्स पे शायद गवर्नमेंट अलाउ कर देगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो गेहूं का इंपोर्ट कर सके। शर्मा जी, महीना भर पहले अल नीनो के चांसेस तो काफी हायर साइड पर लग रहे थे, मॉनसून को अफेक्ट होने की भी काफी चिंता थी। फिलहाल क्या स्थिति है? कोई बदलाव नहीं है, ना ही जो इंडियन ओशन डायपोल की बात हम करते हैं कि वो पॉजिटिव होने से वो रिकवर करता है, एल नीनो की को थोड़ा रिप्लेस करता है। आईओडी आज के दिन में भी नेगेटिव है और पिछले 4 हफ्ते से नेगेटिव ही चला आ रहा है। और सब बात यह है कि हाँ, थ्रेशोल्ड के नीचे जरूर है। आज की वैल्यू जो है -0.31 है। अल नीनो लगातार वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पर ऐसा देखिए, आप समझ सकते हैं मानसून एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, प्लैनेटरी स्केल सबसे ज्यादा एनर्जेटिक सिस्टम अगर इस ग्लोबल स्केल पे कोई है वो मानसून है। मानसून अपने दम पे भी चलता है, चाहे कोई पैरामीटर लगे या नहीं लगे, मानसून में इतनी एनर्जी है, कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक तो अपने दम पे चल सकता है। और मुझे लगता है ऐसा ही हो रहा है। मानसून की चाल भी अच्छी है, पर यह है कि सभी क्षेत्रों में नहीं है, इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आने वाले दिनों में अभी भी ऐसा, क्योंकि इन हालात के चलते जिसमें कि अल नीनो की स्थिति वर्ल्ड वाइड, सब लोग कह रहे हैं कि अल नीनो तो जोर पकड़ रहा है। हालांकि वो पीक जरूर तभी करेगा, चाहे जब हम मानसून के बाद, सितंबर के बाद से, या फॉल ऑफ द ईयर जिसको बोलते हैं उसमें करेगा, लेकिन स्थिति तो अभी भी लगभग काफी गंभीर बनी हुई है अल नीनो को लेकर। और आईओडी कोई उसके हेल्प में नहीं आ रहा, अभी माइनस ही रहेगा। और मॉडल बेशक प्लस दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो नहीं उसके हिसाब से चल रही। तो अल नीनो का असर हो सकता है, क्योंकि अभी शुरुआती, मैं अभी भी कहूंगा शुरुआती दिन है ये मानसून के, लगभग 40 दिन बीते हैं, अभी तो बहुत समय बाकी है।
तो कालीनों का असर हो सकता है अभी भी देखने को मिलेगा। ऐसे हमें कोई वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेजेंट कि ना हो गया, हाँ बहुत बरसात होगी अब तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अभी भी कीप आवर फिंगर क्रॉस, होपफुली सब कुछ ठीक चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कालीनों का असर देर सवेर दूसरे हाफ में ज्यादा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो यानी अल नीनो को लेकर कंडीशन जो है वो अभी यथास्थिति वैसी बनी हुई है, और स्पेशली जो सेकंड हाफ ऑफ मॉनसून है वहां इम्पैक्ट आ सकता है, ये पहले से ही एजेंसीज ने मेंटेन किया है। अच्छा सिराज जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। आईएमडी ने कहा है कि जब इस तरीके के हालात हो, जब एक तरफ तो सोइंग डिले हुई पहले, और अब अगर सोइंग हो भी रही है तो कल्टीवेशन इम्पैक्ट हो रही है, फसलें खराब हो रही हैं, तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं उनको सजेशन देना चाहिए किसानों को कि वो क्या करें। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका। जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो लोकल स्थिति को देखते हुए एसएमएस के जरिए किसानों को अपनी एडवाइजरी भेजते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, और किसानों को हम लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तजर्बा है। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने तैयारी ऑलरेडी करी होगी, लेकिन हाँ बीज का अरेंजमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर जर्मिनेशन नहीं होता है और दोबारा बोने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए बीज सरकार को सब्सिडाइज्ड रेट पर देने की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा बारिश में कमी होती है तो चारे का इंतजाम करना पड़ता है, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो वो सब अरेंजमेंट राज्य सरकारें, मुझे पूरी उम्मीद है कि कर रही होंगी। ओके, चलिए शुक्रिया सिराज जी और शर्मा जी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, नजरें बनी हुई हैं। पिछले हफ्ते भी हमने हाई लेवल मीटिंग्स होते हुए देखी हैं फिलहाल की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए, फिर चाहे वो मॉनसून ट्रेंड्स हो, सोइंग इम्पैक्ट हो या फिर सर्जिंग प्राइसेस ही क्यों ना हो। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। प्रथमेश और वंदना हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के उस पर लेंगे स्ट्रैटेजीज, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी 360 डिग्री, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। वंदना बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? मुझे बाइंग लग रहा है यहाँ पे ट्रेंड एग्री कमोडिटीज में। बोआर्गम को बाय करना चाहिए 10,800 पे, 11,000 का यहाँ पे 11,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,600 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर में टर्मरिक है। टर्मरिक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, 10,325 के करीब बाइंग करनी होगी। 10,500 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,275 रुपए का। तो दोनों ही कमोडिटी में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। प्रथमेश गुड इवनिंग, बताइए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं? आज के ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल में बाय करने की सलाह रहेगी। जुलाई बाजार 6025 पर एंट्री पॉइंट रहेगा, 5950 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 6190 के लिए रहेंगे। सिमिलरली कॉपर में सेल की सलाह रहेगी, 723 पर सेल की सलाह रहेगी जुलाई बाजार, 726 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 717 के लिए। गोल्ड पर क्या राय है प्रथमेश आपकी? लेना चाहिए इन लेवल से या रुकना चाहिए अभी थोड़ा? काफी अच्छा करेक्शन हो गया, राइट फ्रॉम हाई पॉइंट 64 से लेके ऑलमोस्ट अराउंड 59,000 तक। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक 600 रुपीज का करेक्शन अभी भी ड्यू है। यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सेल साइड की स्ट्रैटेजी रहेगी, 58,800 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 58,920 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 58,400 और 58,200। नेचुरल गैस थोड़ा दम दिखा रहा है प्रथमेश, यहाँ क्या राय है? नेचुरल यस, वोलेटिलिटी रहेगी। बाइंग की स्ट्रैटेजी यहाँ पे रिकमेंडेड है, 220 के पास में ट्रेड हो रही है, 217 218 के आसपास मिले यहाँ पे बाय करना चाहिए। okay. तो 210 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 230 के रहेगा। ओके, वरना टर्मरिक की तो आपने बात की, लेकिन जीरे में क्या करें ट्रेडर्स जिनके पास पोजीशन हो? रिकॉर्ड हाइस तो यहाँ बन रहे हैं, चल भी बहुत चुका है, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, बट होल्ड करें तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी? मैं 60,200 से ऊपर के लिए होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगी दीपाली। मुझे लग रहा है कि रैली ओवर स्ट्रेच्ड है। अगर एक दो भी डाउन साइड का सर्किट लगा तो मेरे ख्याल से 6,000 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ टूट सकते हैं, 5-6,000 तो टूटेगा। तो यहाँ पे 60,200 तक के लिए मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी, या जिनकी बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। और मुझे लग रहा है कि एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए इसके लिए, और जो स्टॉप लॉस होगा अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 59,450 का यहाँ पे होना चाहिए। तो डाउन साइड है, लिमिटेड डाउन साइड यहाँ पे है, और सेफली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए होगा। ओके, तो प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए, 60,200 के ऊपर पोजीशन होल्ड ना करें, यही वंदना का सजेशन है आपके लिए। और फिलहाल 10,000
ये टर्मरिक पर स्ट्रैटेजी है, खरीदारी करनी भी है तो टर्मरिक में करके चले 10,326 के लेवल्स पर 10,500 के टारगेट्स के लिए। अच्छा वंदना, बेस मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है फिलहाल, तो कोई बहुत वाइब्रेंसी तो नहीं है, बट कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है कि आपकी बेस मेटल पैक से? बिल्कुल मिक्स ट्रिगर यहाँ पे है, और ज्यादा जो बायस है वो डाउन साइड का, लेकिन एक कमोडिटी थोड़ा सा ऊपर में स्ट्रेंथ दिखा रही है। क्रूड ऑयल में पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है। 196 पे यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। 198 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस 197 का लगाना चाहिए। दो रुपए ऊपर की तरफ यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म देखें तो मुझे लग रहा है 201 तक भी यहाँ पे एल्यूमिनियम जा सकता है, तो ये कमोडिटी अभी थोड़ा सा लीड कर सकती है पूरे बेस मेटल काउंटर को। ओके, तो ये बेस मेटल्स पर स्ट्रैटेजी है, नजरें रहेंगी। कॉपर पर भी सलाह दी है आपको प्रथमेश ने, जहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा प्रथमेश, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? 71,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है फिलहाल तो। 71,360 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 72,000 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 70,100 के लिए रहेगी। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, आप दोनों का ही, और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।